Hello friends, welcomes to all of you my YouTube channel NKT इंडस्ट्रियल ट्रेनर पर मैं नीरज तोमर आपके लिए लेके आया हूँ आज एक नया वीडियो जिसमें हम समझेंगे एडी फॉर्मेट कैसे फिल करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा जब भी किसी कस्टमर के यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कंपनी को बोलता है कि हमें आप प्रॉब्लम को एडी फॉर्मेट में भर के सबमिट करिए। क्लोज करने के लिए प्रॉब्लम को एडी फॉर्मेट में भरते हैं और एडी फॉर्मेट में ही क्यों भरते हैं, ऐसा इसलिए पढ़ते हैं कि अगर प्रॉब्लम को एडी फॉर्मेट में भर के उसके तरीके से एनालिसिस किया जाए तो हम समझते हैं कि प्रॉब्लम पूरी तरीके से कम्प्लीटली क्लोज किया गया है। इसको समझने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि कैसे फॉर्मेट को फिल करना है। तो फ्रेंड्स, जनरली ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग एडी के बारे में जानते तो हैं, लेकिन जब फॉर्मेट भरने की बारी आती है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस फॉर्मेट को कैसे भरना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कैसे एडी फॉर्मेट को भरना है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है एडी फॉर्मेट का एक हिस्सा लिया है। यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है XYZ कंपनी, मतलब यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नाम, जो एडी रिपोर्ट सबमिट कर रही है उसको लिखना है। और एडी रिपोर्ट में सबसे पहले आ जाता है रिपोर्ट नंबर। यहाँ पे रिपोर्ट का कोई नंबर दिया होता है। यहाँ पे है फॉर्मेट नंबर। फ्रेंड्स, हर कंपनी का अलग अलग फॉर्मेट नंबर होता है। अपने हिसाब से जो भी फॉर्मेट डिजाइन किया है उसको यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे उसी के बाद आ जाता है रेफरेंस नंबर। और जो कंसर्न हम लोग एडी रिपोर्ट में सबमिट कर रहे हैं उसका स्टार्ट डेट क्या है और प्रॉब्लम कब अपडेट किया गया था वो यहाँ पे लिखना है और क्लोजिंग डेट क्या है। फ्रेंड्स, हम लोग जो समझेंगे यहाँ पे एडी को हमने कब स्टार्ट किया और कब क्लोज किया वो दोनों डेट यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे आ जाता है प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट नंबर और प्रोडक्ट डिटेल। यहाँ पे प्रोडक्ट का आइटम कोड हम लिखेंगे, प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे। पूरी तरीके से प्रोडक्ट का डिटेल हमें यहाँ पे इस कॉलम में प्रोवाइड करना है। और दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है सप्लायर नेम। ये सप्लायर नेम इसलिए लिखा हुआ है कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम, ये कस्टमर नेम भी हो सकता है, सप्लायर नेम भी हो सकता है, हमें प्रॉब्लम कहाँ से रिसीव हुई वो नाम यहाँ पे लिखा जाना है। और आगे आ जाता है प्रॉब्लम रिलेटेड सर्कमस्टांसेस। किस कंडीशन में हमें प्रॉब्लम मिली है, क्या प्रॉब्लम मिली है, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ हम लोग लिखते हैं। प्रॉब्लम का डिटेल क्या है, क्या हुआ है, पार्ट में क्या इशू था, शॉर्ट फिल था या ब्रेकेज हो गया था या दूसरा कोई डिफेक्ट था, किस तरीके का प्रॉब्लम रिपोर्ट हुआ वो यहाँ पे डिटेल में हमें समझना है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम फॉर्मेट के अगले हिस्से में। यहाँ D1 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि AD में D1 से लेके D8 तक, बेसिकली डी जो होता है एक डिसिप्लिन होता है। 8 डिसिप्लिन को ही हम लोग AD बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल हमने एक अलग वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, उससे भी आप पहले उस वीडियो को जाके समझ सकते हैं। तब जाके हम लोग फॉर्मेट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब चलते हैं आगे। D1 में आता है टीम सप्लायर, सप्लायर की टीम का डिटेल और कस्टमर की टीम का डिटेल, दोनों D1 में ही आता है। प्रॉब्लम कहाँ पे मिली है, सप्लायर कस्टमर के यहाँ पे प्रॉब्लम मिली है तो सप्लायर की यहाँ की टीम क्या है, वो टीम का नेम और टीम का डिपार्टमेंट यहाँ पे लिखना है। और लीडर और मेंबर का कॉन्टैक्ट डिटेल भी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है। सेम आ जाता है कस्टमर की टीम के लिए, उनका भी कॉन्टैक्ट नंबर और हमें मेंबर का डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करना है। और अब यहाँ पे लिखना है प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन। प्रॉब्लम दोनों के नज़रिए से, सप्लायर के नज़रिए से क्या प्रॉब्लम है, कस्टमर के नज़रिए से क्या प्रॉब्लम है, दोनों का डिटेल यहाँ पे लिखना है। और साथ ही उनका एविडेंस, डॉक्यूमेंट, स्केच, ड्राइंग हमें यहाँ पे सबमिट करना है। और ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग यहाँ पे अटैचमेंट भी हमें अटैच करना है प्रॉब्लम को समझने के लिए। दोस्तों, प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम को अच्छे से एनालिसिस करना, अच्छे से समझने से ही हम उसके सॉल्यूशन तक पहुँच पाएंगे। अगर हमने प्रॉब्लम को डिस्क्राइब ही अच्छे से नहीं किया तो हम उसके काउंटर मेजर भी ठीक से नहीं ले पाएंगे और वो प्रॉब्लम रीअकर होगी और वो प्रॉब्लम वापस आ सकती है, जिसके लिए हमें हमारे हमारे जो काउंटर मेजर्स हैं वो इफेक्टिव नहीं होंगे तो हमारी कंपनी का ब्रांड नेम भी यहाँ पे खराब हो सकता है। इसलिए हमें सारी एक्टिविटी को वन बाय वन प्रॉपरली कंप्लीट करना है। D2 कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट आ जाता है D3। D3 में है इंटरिम कंटेनमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। कभी भी हमारे कस्टमर पे
कस्टमर एंड पे प्रॉब्लम आती है। फ्रेंड्स, ये कस्टमर ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हम पार्ट सप्लाई कर रहे हैं, ये इंटरनल कस्टमर भी हो सकता है। अगर हम इंजेक्शन मोल्डिंग शॉप में काम करते हैं तो असेंबली भी हमारे लिए कस्टमर है, और सेकेंडरी प्रोसेस जितनी हमारे यहाँ पे होती है वो सब हमारे लिए कस्टमर है। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो सकता है। कोई प्रॉब्लम आती है, उसको सबसे पहले रोकने के लिए हमें इंटरिम कंटेनमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि क्या होगा, प्रॉब्लम रिपीटेड ना आए, बार बार ना आए, आपका लाइन डिस्टर्ब ना हो। इसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कंटेनमेंट की टीम क्या है, कौन कौन कंटेनमेंट करेगा, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कब का टारगेट है, और उसका स्टेटस भी हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये हो जाता है D3। D4 में आ जाता है रूट कोज। यहाँ पे हमें वाई वाई एनालिसिस करना है। किसी भी प्रॉब्लम किसी भी प्रॉब्लम के रूट कोज तक जाने के लिए हम वाई वाई एनालिसिस करते हैं। ये एक वाई वाई एनालिसिस के बारे में हमारी एक डिटेल अलग वीडियो है, जिसमें हमने वाई वाई एनालिसिस के बारे में डिटेल बात किया है। तो बेसिकली ये एक तरीके की क्वेश्चनरी है, जिसमें हम हर प्रॉब्लम को वाई 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 करके रूट कोज तक पहुंचते हैं, और रूट कोज पहुंचने के बाद ही हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि उसके क्या एक्शन होने चाहिए। आगे हम चलते हैं D5 में। यहाँ पे रूट कोज एनालिसिस करने के बाद में बारी आती है कंटेंट करेक्टिव एक्शन की। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग D5 में, हम लोग करेक्टिव एक्शन क्या लिया है, कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन उस काम को करेगा, और उसका टारगेट डेट क्या है, और उसका करंट स्टेटस क्या है। ये सारा डिटेल हमें D5 में एनालिसिस करना होता है, D5 में देना होता है। रूट कोज आइडेंटिफाई करने के बाद में हमें करेक्टिव एक्शन लेना है, और करेक्टिव एक्शन डिसाइड करने के बाद में D6 में आ जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन का हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है। इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए अगेन हमें प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, टारगेट डेट रखनी पड़ेगी, और कंसर्न का स्टेटस, प्रोसेस का स्टेटस हमें यहाँ पे मेंशन करना है कि हमने जो डिसाइड किया था उसका स्टेटस क्या है, ऑनगोइंग है या कंप्लीट हो गया है या अभी पेंडिंग है। ये हमें डिटेल यहाँ पे देना होगा दोस्तों। इस प्रकार हमारा D6 स्टेप कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आ जाता है D7। D7 इज ए प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन का मतलब क्या है फ्रेंड्स, हमने किसी पार्ट में कोई कंसर्न आया और हमने उसमें करेक्टिव एक्शन ले लिया। करेक्टिव एक्शन लेने के बाद में ये हमें हॉरिजेंटली चेक करना होगा कि इस टाइप के कंपोनेंट और हमारे पास क्या है, और इस टाइप की प्रोसेस जितने भी हमारी सिमिलरली चल रही हैं, हमें उसमें अपना जो करेक्टिव एक्शन लिया है हमें सारी प्रोसेस में सेम इम्प्लीमेंट करना होगा। नहीं तो आज प्रोसेस ए में प्रॉब्लम आई है, कल को प्रोसेस बी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो करेक्टिव एक्शन को हमें हॉरिजेंटली डिप्लॉयमेंट करना है। इसको हॉरिजेंटल डिप्लॉयमेंट करने को ही हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन बोलते हैं, या इसको परमानेंट एक्शन भी बोल सकते हैं दूसरे शब्द में। हमें जो है प्रॉब्लम को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए भी हमें टारगेट डेट डिसाइड करना होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करना होगा। और सबसे फाइनली D8 आ जाता है, इफेक्टिवनेस वेरिफिकेशन। और इसको हम लोग D8 को टीम रिकग्निशन भी बोलते हैं। फैक्ट फाइंडिंग वेरिफिकेशन रिपोर्टेड बाय द रिपोर्टर। यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट सबमिट करना होगा 8D का, जिसमें हमें सारा डिटेल देना होगा कि हमें जो है क्या कितना हमने नुकसान को यहाँ पे बचाया है, कितना रिजेक्शन को हमने बचाया है। प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के बाद में हमारी कंपनी को टेंजिबल बेनिफिट क्या हुए हैं, इनटेंजिबल बेनिफिट क्या हुए हैं। टेंजिबल बेनिफिट उनको बोलते हैं जो हमें डायरेक्ट पैसे में हमारी कंपनी को प्रॉफिट होता है, उनको टेंजिबल बेनिफिट बोलते हैं। और इनटेंजिबल बेनिफिट उनको बोलते हैं जो हमें इनडायरेक्टली हमारी टीम को जो फ़ायदा मिलता है, जो कॉन्फिडेंस मिलता है, जो प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप होता है, उसको हम इंटेंजिबल बेनिफिट बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा AD फॉर्मेट भरने का एक तरीका है। इजी तरीके से हमने आपको समझाया है। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और यहाँ पे फाइनली लास्ट स्लाइड में मैंने जो मेरा AD का डिटेल वीडियो है वो मैंने यहाँ पे लिंक यहाँ पे शेयर कर दिया है, और सेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने शेयर कर दिया है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं इसके बारे में हमारा वीडियो और समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक